जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है मानव रोग यानी ह्यूमन डिसीज़। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को जितना जितना हो सकता है शेयर कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन भी आ रहा होगा, आप उसको भी क्लिक कर दीजिए जिससे मेरी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं। और दोस्तों, मैंने डिसीज़ के ऊपर लगभग 150 क्वेश्चंस कवर किए हैं और वो क्वेश्चन 3 पार्ट में, तो आपको वो वीडियो को भी देखनी है और उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही साथ जब वीडियो एंड होती है तो आपको लिंक के साथ वो वीडियो हो जाएगी, आप सिर्फ उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मानव रोग यानी ह्यूमन डिसीज़ क्या होते हैं। तो शरीर में होने वाले अनेक प्रकार की अनियमितताओं को ही रोग या बीमारी कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे पदार्थ या सूक्ष्म जीव जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं रोग कारक या पैथोजेंस कहलाते हैं। और रोगों के उपचार के लिए दवाओं का प्रयोग सर्वप्रथम हिप्पोक्रेटस नामक वैज्ञानिक ने शुरू किया था, इसलिए इन्हें औषधि विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बन गया कि औषधि विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि हिप्पोक्रेटस को औषधि विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं रोग का कीटाणु सिद्धांत। तो रोग अनेक सूक्ष्म जीवों तथा हानिकारक पदार्थों से उत्पन्न होते हैं। रॉबर्ट कोच ने सर्वप्रथम ये प्रमाणित किया कि पशुओं में होने वाला एंथ्रेक्स रोग सूक्ष्म जीव जीवाणु के द्वारा होता है और इस जीवाणु का नाम एंथ्रेक्स था। और रॉबर्ट कोच का यही सिद्धांत रोग का कीटाणु सिद्धांत कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जो मानव रोग होते हैं उनको भी हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक होता है जन्मजात रोग और दूसरा होता है उपार्जित रोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जन्मजात रोग की। तो जो जन्मजात रोग होते हैं, आप नाम से ही समझ चुके होंगे कि ये रोग गर्भ अवस्था तथा जन्म के समय से ही जीवों में उत्पन्न होते हैं, यानी उनमें विद्यमान रहते हैं। और ये रोग अनेक कारणों से हो सकते हैं, जैसे गर्भ अवस्था के दौरान चोट लगना या भ्रूण के गुणसूत्र में असमानता हो जाना। और यदि गुणसूत्र में असमानता होती है तो उसके कारण हीमोफीलिया, हृदय में विकार, वर्धता, जिसे हम लोग कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ये सब जन्मजात रोग हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं उपार्जित रोग। तो आप नाम से ही समझ चुके होंगे कि वे रोग जो जन्म के बाद जीवन काल के दौरान शरीर में उत्पन्न होते हैं उन्हें हम उपार्जित रोग कहते हैं। और जो उपार्जित रोग होता है इनको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है संक्रामक और दूसरा होता है असंक्रामक रोग। तो उनके बारे में भी हम देखते हैं। तो हम बात करते हैं संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिसीज़। तो संक्रामक रोग क्या होते हैं? तो ऐसे रोग जीवों में एक दूसरे के संपर्क में आने पर फैलते हैं और ये रोग हानिकारक सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक यानी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगी के द्वारा फैलते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरियल डिसीज़। तो उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। दोस्तों, आप चाहते हैं कि मैं एक ट्रिक बताऊँ जिससे आप ये पता कर सकें कि कौन से जीवाणु से होने वाले रोग हैं, यानी कौन से बैक्टीरियल डिसीज़ है, कौन से वायरल डिसीज़ है, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। मैं एक वीडियो बना दूंगा ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरियल डिसीज़। तो इसमें आ जाता है टिटनेस, सिफिलिस, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, निमोनिया, कॉलरा, गोनोरिया, क्षय रोग, टाइफाइड, कोढ़ यानी लेप्रोसी आदि। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं विषाणु जनित रोग यानी जो रोग वायरस से होते हैं यानी वायरल डिसीज़। तो इसमें आ जाता है रेबीज, हाइड्रोफोबिया, चेचक, छोटी माता, ट्रेकोमा, खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, इबोला, एंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया, डेंगू, रुबेला, गलसुआ यानी मम्स आदि। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। तो उसमें हम लोग बात करते हैं मलेरिया, पैचेस, पायरिया, काला ज्वार, निद्रा रोग आदि। और वहीं पे हम लोग बात करें कृमिजन रोग यानी वर्म जनित रोग। तो इसमें आ जाता है फाइलेरिया, टिनियसिस, एस्केरियसिस आदि। और कवक जनित बात करें तो यानी फंगल डिसीज़ की बात करें तो दमा, दाद, गंजापन आदि। और इन सबको हम लोग डिटेल में देखेंगे। यानी जो मैंने आपको संक्रामक रोग यानी जो कम्युनिकेबल डिसीज़ बताया है, इनमें जितने भी मैंने आपको 5 टाइप बताए उन सबको हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं असंक्रामक रोग यानी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ सभी रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुँचते हैं। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होते हैं उन्हें असंक्रामक रोग कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन कम्युनिकेबल या फिर असंक्रामक डिसीज़ क्या होती हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो जैसे कि आनुवांशिक रोग, हासित रोग, आपके हार्ट से रिलेटिव रोग या फिर एलर्जी,
ये सब असंक्रामक रोग हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें हीनताजन रोग यानी डेफिशिएंसी डिसीज़। तो जितने भी हीनताजन रोग होते हैं यानी डेफिशिएंसी डिसीज़ होते हैं, ये शरीर में अनेक पदार्थों की कमी के कारण होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करें मेरेस्मस। और दोस्तों इससे मुझे याद आया कि मैंने आपके बॉडी में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उन सब के ऊपर एक वीडियो भी बनाई है और उससे रिलेटिव मैंने 40 क्वेश्चंस भी कवर किए हैं एक अलग से वीडियो बना के। तो आप उन दोनों वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वो वीडियो लिंक के साथ जब आपकी ये वीडियो एंड होगी तो उधर आ जाएगी, आप उसको सिर्फ क्लिक करके देख सकते हैं। तो बात करते हैं मेरेस्मस। दोस्तों जो मेरेस्मस डिसीज़ होती है ये प्रोटीन की कमी के कारण होती है। इस रोग से बच्चे अधिक प्रभावित होते हैं, यानी जो मेरेस्मस डिसीज़ होती है ये बच्चों की डिसीज़ होती है, यानी ये बच्चों में होती है। इसमें पेशियों तथा वसा ऊतकों का क्षय होने लगता है और रोगी कमज़ोर व दुर्बल व पतला हो जाता है और त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और जो आँखें होती हैं वो अंदर धंस जाती हैं, यानी भीतर की ओर धंस जाती हैं। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वासियोरकर रोग। तो जो क्वासियोरकर रोग होता है ये भी प्रोटीन की कमी के कारण होता है। बस मेरेस्मस से ये इस प्रकार डिफरेंस होता है क्योंकि जो मेरेस्मस डिसीज़ होती है वो बच्चों में होती है, जबकि जो क्वासियोरकर डिसीज़ होती है ये वयस्कों में होती है। इसमें रोगी के रक्त के प्लाज्मा में प्रोटीन की कमी हो जाती है जिससे पेट तथा पैर फूल जाते हैं तथा त्वचा रूखी पड़ जाती है और इसमें यकृत का क्षय हो जाता है। तो आपको यहाँ पे क्वासियोरकर रोग भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हार्ट डिसीज़ यानी हृदय रोग। तो आप समझ ही गए होंगे जो रोग हृदय के विकार के कारण होते हैं उन्हें हृदय रोग कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एस्थेरोस्क्लेरोसिस। तो यह रोग हृदय की धमनी से संबंधित है जिसमें धमनी की दीवार पर कोलेस्ट्रॉल तथा अन्य लिपिड पदार्थ जमा हो जाते हैं। लिपिड यानी जो ऑयली पदार्थ होते हैं वो जमा हो जाते हैं जिससे हृदय को रुधिर की आपूर्ति नहीं हो पाती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हृदय शूल। तो यह रोग अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण, कठोर परिश्रम, अत्यधिक आहार के कारण कभी कभी हृदय को ऑक्सीजन की पूर्ति बाधित हो जाती है जिससे सीने के बाईं और भुजा में दर्द होने लगता है। तो आपने भी इसको कभी फील किया होगा, जो कि नॉर्मल हर व्यक्ति को होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हृदयघात यानी हार्ट अटैक। सबसे कॉमन डिसीज़ जो आप सुनते होंगे। तो कभी कभी उच्च तनाव, मोटापा, अधिक वसा युक्त भोजन का सेवन आदि से हृदय को शुद्ध रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है और हृदय के स्पंदन रुक जाता है, सीने में तीव्र दर्द होता है, पसीना आता है और जी मचलाना जैसा अनुभव होता है, बाहों में दर्द होने लगता है और ये सब हृदय घात के लक्षण हैं, यानी ये सब हार्ट अटैक के लक्षण हैं। इसके बाद हम लोग बात करें उच्च तनाव यानी हाइपरटेंशन। तो नाम से आपको समझ में आ गया होगा उच्च तनाव यानी हाइपरटेंशन। तो ये अत्यधिक रुधिर दबाव के कारण होता है, अति तनाव की स्थिति में उत्पन्न होता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा उच्च तनाव। तो यहाँ पे आपका जितने भी हृदय रोग थे वो समाप्त हुए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एलर्जी। तो एलर्जी में कुछ भारी पदार्थ जैसे कि धूल, धुआं आदि के प्रति शरीर की संवेदनशीलता से होती है, यानी जो हमारे शरीर की संवेदनशीलता होती है वो इतनी अधिक हो जाती है जिसके कारण हमारे शरीर को एलर्जी का अनुभव होता है, यानी हमारे शरीर को एलर्जी हो जाती है। सर्दी, सिर दर्द, अस्थमा इत्यादि एलर्जी के कारण ही होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैंसर, जो कि आपने नॉर्मली नाम सुना होगा और आज दुनिया में सबसे ज़्यादा कैंसर के अगर कहीं पे केसेस आते हैं तो वो इंडिया में ही आते हैं। तो हम इसके बारे में भी जानते हैं। तो जो कैंसर होता है वो कोशिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है, यानी जब कोशिका में अनियंत्रित विभाजन होने लगता है और नए सेलों का निर्माण जल्दी जल्दी होता है तो वो एक गांठ का रूप ले लेता है और यही गांठ धीमे धीमे जाकर कैंसर का रूप ले लेती है। तो दोस्तों जो कैंसर होता है उसको हम अंगों में होने के कारण कई पार्टों में डिवाइड करते हैं, यानी ये हमारे बॉडी में विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स पे होता है और उन्हीं के आधार पे हमने इनको डिवाइड किया है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं जैसे कि कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा एवं ल्यूकेमिया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्सिनोमा की। तो जो कार्सिनोमा कैंसर होता है ये त्वचा, स्तन, मस्तिष्क एवं गर्भाशय में होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सार्कोमा। तो जो सार्कोमा कैंसर होता है ये रक्त, पेशियों, उपास्थि एवं अस्थि में होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लिम्फोमा। तो जो लिम्फोमा कैंसर होता है ये अस्थि मज्जा, पीलिया, यकृत यानी जो बोन मेरो, स्प्लीन एवं लीवर में होता है। इसके बाद हम लोग ल्यूकेमिया की बात करें जो कि सबसे डेंजर कैंसर माना जाता है। तो इस वाले कैंसर में यानी ल्यूकेमिया में वाइट ब्लड सेल्स यानी WBC की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है
जिसके कारण ल्यूकेमिया हो जाता है। तो आपको यहाँ पे कैंसर समझ में आ गया होगा और हमने उसके पूरे टाइप्स पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आनुवांशिक विकार यानी जेनेटिक डिसऑर्डर। तो आनुवांशिक विकार यानी जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जो कि हमारे शरीर के आनुवांशिक पदार्थ की गड़बड़ी के कारण होते हैं। तो जो आनुवांशिक विकार होता है इसको भी हम दो श्रेणी में रखते हैं, एक होता है मेंडलीय विकार और दूसरा होता है क्रोमोसोमीय विकार। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेंडलीय विकार की। तो मेंडलीय विकार ऐसे विकार जो मुख्यतः एकल जीन रूपांतरण एवं उत्परिवर्तन से निर्धारित होते हैं, यानी इसमें जो एक जीन होता है उसमें गड़बड़ी हो जाती है जिसके कारण मेंडलीय विकार होते हैं। और जो मेंडलीय विकार होते हैं उसी प्रकार से संतति कोशिकाएं यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, जिसका अध्ययन वंशागति सिद्धांतों के साथ किया जा चुका है, जैसे कि हीमोफीलिया, वर्णधता, थैलेसीमिया, कीटोनिया, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो हीमोफीलिया डिसीज़ होता है, इस डिसीज़ में रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है, जिसके कारण चोट लगने पर अत्यधिक खून बह जाने के कारण रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। और जो हीमोफीलिया रोग होता है इसका वाहक महिलाएं होती हैं, क्योंकि यह रोग सिर्फ महिलाओं के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि यह पुरुषों को प्रभावित करता है, यानी इसके जो लक्षण होते हैं हीमोफीलिया के वो पुरुषों में दिखाई देते हैं। और इसे रॉयल डिसीज़ भी कहा जाता है, यानी इसे रॉयल हीमोफीलिया भी कहा जाता है, क्योंकि जो यूरोप के राजा होते थे उनमें ये डिसीज़ पाई गई थी, जिसके कारण इसको रॉयल डिसीज़ भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कीटोनूरिया की। जैसे कि आप यहाँ पे नाम समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पे कीटोन और यूरिया की बात हो रही है। तो इसमें जो कीटोन बॉडीज़ होती हैं उनका एक्सक्रेशन यूरिन के थ्रू होने लगता है, तो इस डिसीज़ को कीटोनूरिया डिसीज़ कहा जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फिनाइल केटोनूरिया की। इस रोग में रोगी व्यक्ति में फेनिल एनिलीन अमीनो अम्ल को टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने के लिए आवश्यक एक एंजाइम की कमी हो जाती है, जिसके कारण फेनिल एनिलीन इकट्ठा हो जाता है। इसके एकत्रीकरण से मानसिक दुर्बलता आ जाती है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्णधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। तो दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी डिसीज़ होती है जिसमें जो रोगी व्यक्ति होता है उसको लाल एवं हरे रंग में डिफरेंस नहीं दिख पाता, यानी उसको रेड और ग्रीन रंग में डिफरेंस नहीं समझ में आता है। और इस रोग के वाहक भी एक महिला होती है। इस रोग के लक्षण सिर्फ पुरुषों में दिखाई देते हैं एवं महिला इसकी वाहक होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं थैलेसीमिया डिसीज़ की। इसमें रोगी के रक्त में ऑक्सीजन कैरी करने वाला प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाती और शरीर को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो आपको यहाँ पे थैलेसीमिया भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रोमोसोमियम विकार यानी क्रोमोसोम डिसऑर्डर की। तो ऐसे विकार जो एक या अधिक क्रोमोसोम की अधिकता, अनुपस्थिति या असामान्य विन्यास से उत्पन्न होता है, यानी उसमें या तो जीन उपस्थित नहीं होगा या फिर ज़्यादा जीन उपस्थित होंगे या फिर उसमें जो जीनों का पैटर्न होता है वो असमान होगा, तो क्रोमोसोमीय विकार कहलाते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग बात करें तो डाउन सिंड्रोम, टर्न सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया यानी जिसे दांत्र कोशिका आरक्तता कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डाउन सिंड्रोम। तो दोस्तों डाउन सिंड्रोम एक ऐसी डिसीज़ होती है, तो इस रोग में आनुवांशिक विकार के कारण 21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति आ जाती है, यानी नॉर्मल जो हमारे में 21 जोड़ा होता है उसमें दो, आपको जैसे कि पता है कि हमारे बॉडी में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इस डिसीज़ में जो 23वां गुणसूत्र होता है तो उसमें 2 गुणसूत्र होने चाहिए थे, तो यहाँ पे 2 की जगह 3 गुणसूत्र आ जाते हैं। इसके कारण जो रोगी होता है उसका कद छोटा होता है, छोटा गोल सिर होता है और मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है और मानसिक विकार से अवरुद्ध रहता है वो बच्चा। तो आपको डाउन सिंड्रोम समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की। और दोस्तों जो टर्न सिंड्रोम होता है इसमें एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है तथा जो ऐसी स्त्रियां होती हैं, यानी जो इस रोग से ग्रसित स्त्रियां होती है वो बांझ होती है, क्योंकि उनमें जो अंडाशय होता है वो अल्प विकसित होता है, अल्प वृद्धित होता है और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव रहता है। तो आपको यहाँ पे टर्न सिंड्रोम समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लाइनफेल्टर डिसऑर्डर की। दोस्तों जो क्लाइनफेल्टर डिसऑर्डर होता है ये एक ऐसी कंडीशन होती है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम अधिक पाया जाता है। जैसे कि हमने टर्नर सिंड्रोम में देखा कि उसमें एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है, यानी उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होगी वो 45 होगी। लेकिन जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है इसमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो 47 हो जाती है।
आपको याद रखना है इसमें जो गुणसूत्र प्रभावित होता है वो एक्स गुणसूत्र होता है। तो आपको यहाँ पे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया यानी दांत कोशिका आरक्तता। तो दोस्तों जो सिकल सेल एनीमिया होती है ये कई डिसऑर्डर के कारण होती है और इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसका ब्रेकडाउन होने लगता है और जो ब्लड होते हैं वो सिकल के शेप का हो जाता है, जिसके कारण उसमें ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता कम हो जाती है और जिसके कारण हमारे शरीर को ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो आपको यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया भी समझ में आ गया होगा। विषाणु जनित रोग, तो दोस्तों ऐसे रोग जो कि वायरस के कारण होते हैं उनको हम लोग विषाणु जनित रोग यानी फिर वायरल डिसीज कहा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एड्स। तो सबसे पहले हम लोग इसका फुल फॉर्म देखते हैं। जो एड्स का फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और दोस्तों अक्सर एग्जाम्स में स्पेशली जितने भी हम लोग डिसीज पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको याद रखना है क्योंकि एसएससी रेलवे के एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस रोग की कारक की। तो जो ये रोग होता है वो HIV नामक वायरस के कारण होता है और एग्जाम्स में जैसे कि एसएससी रेलवे PSC UPSC इनमें अक्सर HIV का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो HIV का फुल फॉर्म होता है वो होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और इसके बाद हम इसके बारे में जानते हैं। तो जो एड्स रोग होता है इसमें रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमताएं धीरे धीरे कम हो जाती है, जिसका कारण यह है कि यह रोग रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी जो उसका इम्यून सिस्टम होता है उसमें उपस्थित टी लिम्फोसाइट या फिर उसके लिए जिम्मेदार टी लिम्फोसाइट वाइट ब्लड सेल्स को नष्ट कर देता है यानी श्वेत रक्त कणिकाओं को नष्ट कर देता है। और इस रोग के प्रसार की बात की जाए कि यह रोग किसके कारण होता है तो ये लोग लैंगिक संभोग के कारण होता है या फिर संक्रमित व्यक्ति जो होता है उसका रक्त चढ़ाने से होता है या हम कहें तो सेक्स के द्वारा होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण होता है और प्लेसेंटा के संपर्क में आने से होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इसके लक्षणों की बात की जाए तो वैसे तो इसके लक्षण जल्दी समझ में नहीं आते हैं, फिर भी जब ये डिसीज़ हो जाती है तो कुछ लक्षण होते हैं जैसे कि लसिका पर्व में सूजन आ जाना, स्मृति का लोप हो जाना और रात्रि में पसीना आना है यानी रात में पसीना आना, इसके लक्षण हैं। और दोस्तों HIV वायरस की जांच के लिए एक टेस्ट भी होता है यानी आपके बॉडी में ये वायरस है या नहीं है इसके लिए टेस्ट होता है जिसका नाम एलिसा है। और SSC NTPC रेलवे के एग्ज़ाम्स PSC UPSC में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो एलिसा टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है। तो आपको बताना है एड्स यानी HIV वायरस के लिए होता है और इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो आपने देखा दोस्तों यहाँ पे हमने एड्स से रिलेटिव कितने तथ्य जाने और ये सारे तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेंगू की। तो आपको पता है जो डेंगू होता है वो मच्छर के काटने के कारण होता है। यह रोग डेंगू नामक वायरस के कारण होता है और इस रोग का वाहक मादा एडिस इजिप्टी मच्छर होती है। और इस रोग में जो रोगी होता है उसके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है जिसके कारण आंतरिक रक्त स्त्राव होने लगता है यानी आपके बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। और इसका अगर सही तरीके से इलाज ना हो, वैसे तो इसका कोई इलाज नहीं है, परंतु अगर इसमें हम लोग केयर ना करें या फिर हम लोग सावधानी ना बरतें तो मृत्यु भी हो जाती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पित्त ज्वर यानी येलो फीवर। तो ये एक वायरस जनित बीमारी है जिसका वाहक एडिस इजिप्टी मच्छर होता है। और दोस्तों इसके बारे में हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है और ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, फिर भी एक डिसीज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस यानी जापानी इंसेफ्लाइटिस। दोस्तों ये डिसीज़ आजकल इंडिया में बहुत अत्यधिक मात्रा में हो रही है, इसलिए हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इस रोग के कारक की बात की जाए यानी कॉजेज़ की बात की जाए तो ये जो रोग होता है वो क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर के द्वारा होता है। और संक्रमण की बात की जाए तो ये स्वरों के माध्यम से होता है। और ये मच्छर जो है ज़्यादातर धान के खेत में पाए जाते हैं यानी पानी वाले स्थानों पे आपको पता है कि मच्छर पनपते हैं। तो उस खेत में जितने भी लोग काम करते हैं उनको ये डिसीज़ होने की संभावना होती है। तो उत्तर भारत में यानी जो हमारा नॉर्थ इंडिया है उसमें जो उत्तर प्रदेश और बिहार है उनमें ये डिसीज़ समानता देखी गई है। और यह डिसीज़ दक्षिण पूर्व एशिया के यानी जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें भी कई स्थानों पर फैली है। तो आपको यहाँ पे जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्वाइन फ्लू। तो सबसे पहले इसके हम लोग कारक की बात करते हैं यानी कॉजेज़ की बात करते हैं। तो यह एक संक्रमण रोग है जो कि विषाणु जनित है। इस रोग को फैलाने वाले वायरस का नाम H1N1 है
और दोस्तों ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इस वायरस का नाम इन्फ्लुएंजा H1N1, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। और इसके लक्षण की बात की जाए तो अचानक तेज बुखार आना, उल्टी एवं दस्त, शरीर में दर्द होना एवं खांसी आना। और उपचार या बचाव की हम लोग बात करें यानी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की बात करें तो इसके इलाज के लिए ओसेल्टामिलियन नामक औषधि दी जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा स्वाइन फ्लू। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो स्वाइन फ्लू है वो सूअरों के द्वारा भी फैलाया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इन्फ्लुएंजा फ्लू। तो दोस्तों इसके कारक की बात करें तो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। और इसके संक्रमण की बात की जाए तो संक्रमित व्यक्ति के थूक, बलगम के द्वारा और वायु संवाहित रोग है, यानी वायु के द्वारा भी ये फैल सकता है। और सिम्टम्स यानी लक्षण की बात की जाए तो खांसी, बलगम, ज्वर, सिर दर्द आदि इसके लक्षण हैं। और उपचार या बचाव यानी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की बात की जाए तो इन्फ्लुएंजा के नियंत्रण का कोई प्रभावी तरीका नहीं है, फिर भी एंटीवायरल दवाई इस रोग के उपचार में उपयोग की जाती है। अब बात करते हैं हम लोग पोलियो की। दोस्तों जो आपको मैं थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, भारत को 2014 में WHO के द्वारा पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। और हम लोग अब बात करते हैं पोलियो के कारक की। तो ये पोलियो विषाणु के कारण होता है। संक्रमण की बात की जाए तो जल एवं भोजन के द्वारा होता है ये। और लक्षण यानी सिम्टम्स की बात की जाए तो इसमें जो मांसपेशियाँ होती है सिकुड़ जाती हैं, हाथ पैर निष्क्रिय हो जाते हैं और बच्चे विकलांग हो जाते हैं। और जो पोलियो वायरस होता है वो आपके तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। और उपचार और बचाव की बात की जाए तो पोलियो के टीके की खोज हो चुकी है और उसके द्वारा इसका संभावित इलाज हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग खसरा। तो इसके कारक की बात करें तो मोरबेली विषाणु के कारण होता है। संक्रमण यानी इन्फेक्शन और कैरियर की बात करें तो वायु द्वारा होता है। और लक्षण की बात की जाए तो आरंभ में नाक एवं आँखों में पानी आता है, शरीर में दर्द रहता है तथा ज्वर भी आता है। और 3-4 दिन के बाद शरीर पर लाल दाने उभर आते हैं। उपचार की बात की जाए तो आराम करना चाहिए, हल्का भोजन खाना चाहिए और उबला हुआ पानी पीना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं चेचक। तो इसका जो कारक होता है वो वेरियोला विषाणु होता है। और संक्रमण यानी इन्फेक्शन और कैरियर की बात की जाए तो ये वायु द्वारा और रोगी से सीधे संपर्क के द्वारा भी हो सकती है। और लक्षण एवं सिम्टम्स की बात की जाए तो ज्वर यानी बुखार होता है, सिर में दर्द होता है, जुकाम होता है, उल्टियाँ आती हैं, 3-4 दिन बाद मुंह पर लाल दाने निकल आते हैं और शीघ्र ही पूरे शरीर पर फैल जाते हैं। और उपचार और बचाव की बात की जाए तो इस रोगी के संपर्क में आने से बचना चाहिए और चेचक का टीका लगवाना चाहिए। और इंडिया चेचक मुक्त हो चुका है दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं छोटी माता। और सबसे ज़्यादा वायरल डिसीज़ में से अगर कोई डिसीज़ है वो छोटी माता है, क्योंकि इसका जो वायरस होता है वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन करता है। तो इसके कारक की बात की जाए तो वेरिसेला जोस्टर विषाणु के कारण होता है। और इसके इन्फेक्शन एवं कैरियर यानी संक्रमण की बात की जाए तो श्वसन एवं छींकों के द्वारा होता है। लक्षण यानी सिम्टम्स की बात की जाए तो सिर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, हल्का बुखार आता है एवं जोड़ों में दर्द रहता है। उपचार एवं बचाव यानी ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन की बात की जाए तो सीधा एवं स्पष्ट उपचार नहीं है और रोगी को स्वच्छ वातावरण में रखना चाहिए। ये इसके हम लोग उपचार एवं बचाव के रूप में कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया। तो इसका जो कारक होता है वो रेबीज विषाणु होता है। और संक्रमण यानी इन्फेक्शन और कैरियर की बात की जाए तो ऐसे जानवर के काटने से होता है जिसमें रेबीज विषाणु विद्यमान हो, जैसे कि पागल कुत्ता एवं बिल्ली। लक्षण की बात की जाए तो सिर में दर्द होगा, गले में दर्द, हल्का सा बुखार। और इसके प्रारंभिक लक्षणों के बाद रोगी पानी से भी डरने लगता है, इसलिए इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। और उपचार और बचाव की बात की जाए तो रेबीज रोधी टीके लेना चाहिए और घाव को साबुन से अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करें तो हेपेटाइटिस, जिसे पीलिया भी बोला जाता है। तो जो हेपेटाइटिस होता है ये हेपेटाइटिस विषाणु के कारण होता है यानी वायरस के कारण होता है। इसके बाद संक्रमण या इन्फेक्शन या कैरियर की बात की जाए तो खाने की वस्तुओं के द्वारा तथा रुधिर आदान द्वारा यानी जो रुधिर होता है उसका ट्रांसफ्यूजन द्वारा यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा। और जो खाने की वस्तुओं द्वारा होता है वो टाइप ए होता है। और जो आधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण होता है वो टाइप बी होता है। इसके बाद हम लोग लक्षण की बात की जाए तो आँखों और त्वचा पीली हो जाती है, पेशाब भी पीला हो जाता है और पिल्ली का कार्य क्षमता घट जाती है और खून में पित्त बढ़ जाता है, भूख नहीं लगती है। और उपचार और बचाव की बात की जाए तो यकृत के इंजेक्शन लगाना चाहिए, दही हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए और जितना से जितना हो सके आराम करें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया जनित रोग यानी बैक्टीरियल डिसीज़ की।
तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रैकोमा यानी रोहा। और दोस्तों जो ट्रैकोमा होता है वो आंखों से संबंधित बीमारी होती है। और कारक की बात की जाए तो क्लेमीडिया ट्रैकोमैटिस जीवाणु के कारण होती है। और संक्रमण, इन्फेक्शन या कैरियर की बात की जाए तो इस जीवाणु से संक्रमित वस्तुओं के उपयोग से ये डिसीज़ आपको भी हो जाती है। लक्षण की बात की जाए तो आंख लाल हो जाती है, कॉर्निया में वृद्धि हो जाती है, इससे रोगी निद्राग्रस्त होने लगता है, आंखों में दर्द बना रहता है तथा पानी आता है और दृष्टि कमज़ोर हो जाती है यानी देखने की क्षमता घट जाती है। और रोग के उपचार एवं बचाव की बात की जाए यानी ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन की बात की जाए तो रोग विरोधी एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए, मलहम, पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटीन का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हैजा यानी कोलेरा। और दोस्तों जो कोलेरा होती है ये पानी की वस्तुओं से यानी दूषित पानियों से सबसे ज़्यादा होती है। इसके हम लोग कारक यानी कोजेस की बात की जाए तो ये विब्रियो कालेरी जीवाणु के कारण होती है। संक्रमण की बात की जाए यानी इन्फेक्शन और कैरियर की बात की जाए तो खाने की वस्तु दूषित जल द्वारा। और लक्षण की बात की जाए तो उल्टी आना, दस्त आना, जल की कमी हो जाना, पेशाब बंद हो जाना, हाथ पैर में ऐंठन, रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। उपचार एवं बचाव की बात की जाए यानी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की बात की जाए तो ठंडी वस्तुओं का सेवन करना चाहिए, अमृत धारा लेना चाहिए तथा हैजा का टीका लगवाना चाहिए। और जब ये बीमारी हो उस टाइम पानी को उबाल कर पीना चाहिए एवं शुद्ध करके पिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइफाइड। और दोस्तों जो टाइफाइड होती है इसे आंत बुखार भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसके वजह से होता है। तो ये होता है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। संक्रमण यानी इन्फेक्शन और कैरियर की बात की जाए तो दूषित जल द्वारा होता है, रोगी के मलमूत्र के द्वारा होता है, थूक के द्वारा होता है। और इस रोग को फैलाने में मक्खियों की एक विशेष भूमिका होती है। और लक्षण की बात की जाए तो सिर में दर्द होगा, बुखार आएगा, शरीर पर लाल दाने उभर आते हैं जिनमें पानी भर जाता है तथा पाचन शक्ति खराब हो जाती है। और इसमें जो आपके बॉडी के प्लेटलेट्स होते हैं उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है यानी उनकी जो संख्या होती है वो कम हो जाती है। उपचार की बात की जाए तो टाइफाइड का टीका लगवाना चाहिए और क्लोरोमाइसिटीन वर्ग की एंटीबायोटिक लेने चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टिटनेस की। इसके कारक यानी कॉजेस की बात की जाए तो ये क्लोरोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होती है। और संक्रमण यानी इन्फेक्शन और कैरियर की बात की जाए तो शरीर के किसी भी भाग में चोट लगने पर जब जो घाव होता है धूल एवं गोबर आदि के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और जो टिटनेस के जितने भी जीवाणु होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो आपके तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करते हैं यानी आपके नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करते हैं। और लक्षण सिम्टम्स की बात की जाए तो तेज बुखार आना, शरीर का ऐंठन हो जाना, क्योंकि आपकी जो तंत्रिका तंत्र है वो सही से कार्य नहीं कर पाएगा जिसके कारण शरीर में ऐंठन हो जाएगी। और दोस्तों पहले टिटनेस के कारण लोगों की मृत्यु भी हो जाती थी, परंतु जब से इसका ट्रीटमेंट या इलाज मिल चुका है तब से मृत्यु बहुत कम होती है, कहे तो ना के बराबर होती है। और हम लोग बात कर रहे थे जबड़े की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और जब वे बंद होता है तो पूरा शरीर धनुष के आकार में टर्न हो जाता है। उपचार और ट्रीटमेंट की बात की जाए तो एंटी टिटनेस वैक्सीन लेना चाहिए, पेनिसिलिन तथा एंटी सीरम इंजेक्शन लगवाना चाहिए, बच्चों को डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। इसके बाद बात करें हम लोग दोस्तों डिप्थीरिया की। तो जो डिप्थीरिया होता है कोरोनी बैक्टीरिया डिप्थीरी के कारण होता है और खाने की वस्तुओं के द्वारा यह हमारे शरीर में पहुंच सकता है। सिम्टम्स की बात की जाए तो जीवाणु गले में एक सफ़ेद झिल्ली बना लेते हैं जिससे श्वसन नलिका बंद हो जाती है और तेज बुखार आता है, हृदय व मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाता है। और उपचार बचाव की बात की जाए यानी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की बात की जाए तो रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए, एंटी सीरम के इंजेक्शन लगवाना चाहिए, बच्चों को डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। दोस्तों इसके बाद हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट डिसीज़ के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है तपेदिक यानी क्षय रोग, जिसे इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसको टीबी बोला जाता है। और दोस्तों जो टीबी है इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा टीबी के मरीज़ पाए जाते हैं पूरी दुनिया में अगर हम लोग बात करें तो। इसके कारण की बात करते हैं कि किस वायरस या जीवाणु के कारण होता है। तो ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। संक्रमण की बात की जाए तो ये खांसी, छींक, थूक, रोगी के सीधे संपर्क में आने पर, भोजन, जल तथा वायु के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है इसका जीवाणु। लक्षण सिम्टम्स की बात की जाए तो प्रारंभ में हल्का सा बुखार आएगा, खांसी आती है, बलगम काफ़ी बढ़ जाता है, थकान होने लगती है, कमजोरी का अनुभव होने लगता है और बलगम के साथ हल्का सा खून आने लगता है। उपचार बचाव की बात की जाए यानी ट्रीटमेंट एंड
प्रिवेंशन की बात की जाए तो घर के कमरे को स्वच्छ रखना चाहिए, वायु सूर्य के प्रकाश में समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, रोगी के संपर्क में आने से बचना चाहिए तथा BCG का टीका लगाना चाहिए। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो तपेदिक होता है यानी जो ट्यूबरक्लोसिस होता है उसके इलाज के लिए हम लोग BCG का टीका यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं काली खांसी, जिसे बुफिन कफ भी बोला जाता है, और इसका कारक जो होता है यानी जिसके कारण ये होता है वो होता है बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस जीवाणु के कारण होता है। संक्रमण यानी इन्फेक्शन और कैरियर की बात की जाए तो ये हवा के द्वारा होता है। लक्षण यानी सिम्टम्स की बात की जाए तो लगातार खांसी आना, और उपचार और बचाव की बात की जाए तो खाली खांसी का टीका लगवाना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस जीवाणु के कारण होता है। तो ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। संक्रमण इन्फेक्शन या कैरियर की बात की जाए तो लंबे समय तक कुष्ठ रोग के संपर्क में रहने पर यानी कुष्ठ रोग के व्यक्ति के संपर्क में रहने पर। और लक्षण यानी सिम्टम्स की बात की जाए तो शरीर के जिन स्थानों पर यह रोग होता है वहाँ संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है, यानी वहाँ पे आपको कुछ भी फील नहीं होगा। इन स्थानों पर त्वचा मोटी हो जाती है, नाड़ियाँ संकुचित हो जाती हैं, यानी जो आपकी वेन और जो आपकी आर्टरीज होती है वो संकुचित हो जाती है, यानी उनमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। और शरीर पर रंगहीन धब्बे, सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। हाथ तथा पैर की उंगलियों में घाव उत्पन्न हो जाते हैं और ये गलकर विकृत हो जाते हैं, यानी ये गलते जाते हैं और बड़े होते जाते हैं। उपचार की बात की जाए यानी ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन की बात की जाए तो सल्फर ड्रग का उपयोग करना चाहिए। सल्फर ड्रग यानी जिसमें सल्फर प्रेजेंट हो उसका उपयोग करना चाहिए और घाव को साफ़ करना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लेग। और दोस्तों जो प्लेग है पहले ये एक महामारी की तरह जानी जाती थी, क्योंकि जब से इसका हम लोगों ने इलाज ढूंढ लिया है तब से ये बीमारी कंट्रोल में हो गई। नहीं तो पहले ये कई लोगों को मार दिया करती थी, जैसे कि आपने हाल ही में कोरोना वायरस का नाम सुना है, उसी प्रकार ये बीमारी थी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कारक यानी कोजेस की। तो ये एसिनिया पेस्टिस जीवाणु के कारण होती है। संक्रमण यानी इन्फेक्शन और कैरियर की बात की जाए पिस्सुओं से जो कि संक्रमित चूहों के कीटाणु लिए होते हैं। और लक्षण यानी सिम्टम्स की बात की जाए तो तेज बुखार आना, गर्दन एवं टांगों में गिल्टियाँ निकल जाती हैं। कुछ प्रकार के प्लेगों में लाल रक्त कणिकाएं नष्ट हो जाती हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स नष्ट होने लगती हैं। इसके बाद उपचार बचाव की बात की जाए तो प्लेग के टीके लगवाना चाहिए तथा चूहों को घर में नहीं आने देना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिफिलिस। तो दोस्तों जो सिफिलिस होता है यह सेक्स रिलेटिव डिसीज़ है, यानी सेक्स से रिलेटिव एक डिसीज़ है। तो इसके कारक की बात की जाए तो ट्रेपोनेमा पेलिडियम जीवाणु के कारण होता है। संक्रमण की बात की जाए यानी इन्फेक्शन और कैरियर की बात की जाए तो रोगी के साथ संभोग करने से यानी सेक्स करने से। कारण एवं सिम्टम्स की बात की जाए तो शीशन एवं योनि में लाल रंग के दाने हो जाते हैं, यानी जो पेनिस होता है और जो वजाइना होती है उसमें लाल रंग के दाने उभर आते हैं। बाद में शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं। अंत में हृदय, यकृत एवं मस्तिष्क भी प्रभावित होते हैं। और उपचार और बचाव की बात की जाए तो पेनिसिलिन का सेवन करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो पेनिसिलिन होती है नॉर्मली ये एंटीबायोटिक की तरह वर्क करती है। नॉर्मली हम लोग हर डिसीज़ के लिए पेनिसिलिन का उपयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक और सेक्स डिसीज़ की, जिसका नाम है गोनोरिया। तो दोस्तों जो गोनोरिया होता है वो नाइसेरिया गोनोरी जीवाणु के कारण होता है। और संक्रमण इन्फेक्शन या कैरियर की बात की जाए तो रोगी के साथ संभोग करने से यानी सेक्स करने से। लक्षण सिम्टम्स की बात की जाए तो मूत्र जनन पथ पर म्यूकस का संक्रमण, यानी जो आपका यूरिन ट्रैक होता है उस पर संक्रमण हो जाता है और जोड़ों में दर्द होने लगता है। प्रजनन क्षमता भी प्रभावित हो जाती है। उपचार एवं बचाव की बात की जाए यानी ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन की बात की जाए तो रोगी व्यक्ति के साथ संभोग से बचना एवं एंटीबायोटिक औषधियों का प्रयोग करना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं परजीवी जनित रोग यानी पैरासाइटिक डिसीज़। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कालाजार, जिसे लिस्टमेनिया भी बोला जाता है। तो इसके कारक की बात करते हैं तो लिस्टमेनिया डोनोवानी परजीवी के कारण होता है। संक्रमण की बात की जाए तो ये बालू मक्खी के काटने से होता है। बालू मक्खी यानी सेंट फ्लाई के काटने से होता है। लक्षण की बात की जाए तो इसमें तेज बुखार आता है। इसके कारण पीलिया भी हो जाता है, क्योंकि जो आपकी तितली होती है यानी जो आपका यकृत होता है उसमें खराबी आ जाती है। उपचार एवं बचाव की बात की जाए तो परजीवियों को ख़त्म करने के लिए दवाई उपलब्ध है। इसके बाद हम लोग एक और कॉमन डिसीज़ देखते हैं जिसका नाम है फाइलेरिया, जिसे हम लोग कई बार हाथी पाँव भी बोलते हैं या फिर इसे इंग्लिश में एलिफेंटिटिस भी बोला जाता है। इसके कारक की बात की जाए तो ये बुचेरेरिया बेक्रोफटी गोलकर्मी परजीवी के कारण होता है। संक्रमण यानी इन्फेक्शन और कैरियर की बात की जाए
तो जो क्यूलेक्स मच्छर होता है। और लक्षण यानी सिम्टम्स की बात की जाए तो शरीर के अंग सूजकर बहुत मोटे हो जाते हैं, विशेषकर पैर हो जाते हैं, इसी कारण इसे हाथी पाँव भी कहते हैं। और रोग की शुरुआत के साथ तेजी से बुखार आता है। उपचार बचाव की बात की जाए यानी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की बात की जाए तो स्वच्छ पानी का प्रयोग करना चाहिए। क्यूलेक्स मच्छर को मारने के लिए डाईइथिलीन कार्बेमेंजीन का प्रयोग करना चाहिए तथा हाइड्रोजन MSC आदि दवाइयों का सेवन करना चाहिए। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं टिनियासिस की। तो ये टिनिया सोलियम परजीवी के कारण होता है, संक्रमित सुअर के मांस खाने के कारण होता है। एक्चुअली में ये जो संक्रमित सुअर होता है उसका अर्ध पका मांस खाने के कारण होता है। इसके बाद लक्षण यानी सिम्टम्स की बात की जाए तो इसके जो लक्षण होते हैं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ते हैं, केवल कभी कभी अपचय एवं पेट दर्द होता है जो कि नॉर्मल हर किसी को होती है। इसके कारण इसको पता लगाना मुश्किल है, किंतु जब कभी आंत में लार्वा उत्पन्न हो जाता है तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी जो नर्वस सिस्टम होती है आंखों, फेफड़ों, यकृत व मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं और रोगी की मृत्यु हो जाती है। यानी इसके जो लार्वा होते हैं वो आपके आंख, फेफड़ों, यकृत यानी जो आपका लीवर होता है, मस्तिष्क यानी जो ब्रेन होता है उसमें पहुंच जाते हैं और रोगी की मृत्यु हो जाती है। उपचार एवं बचाव की बात की जाए तो सुअर का जो मांस होता है उसको पका के खाना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एस्केरियासिस। तो दोस्तों जो एस्केरियासिस होती है ये एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस परजीवी के कारण होता है। और संक्रमण इन्फेक्शन या कैरियर की बात की जाए तो भोजन के द्वारा। और लक्षण यानी सिम्टम्स की बात की जाए तो पेट तेज से दर्द होने लगेगा, वजन वृद्धि रुक जाना यानी आपके वजन घटने लगेगा, फेफड़ों में संक्रमण हो जाएगा, तेज़ी से बुखार आ जाएगा, सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। और उपचार और बचाव की बात की जाए तो ये इसका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन है कि आप स्वच्छता से रहें। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं मलेरिया। और दोस्तों मलेरिया के केसेस भी इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं दुनिया में। और इसके कारण की बात की जाए तो प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ होता है जिसके कारण ये डिसीज़ होती है। संक्रमण की बात की जाए तो ये मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण होता है और इसका जो वाहक होता है वो केवल मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ये कई बार, तो आपको ये क्वेश्चन याद कर लेना है। लक्षण की बात की जाए लाल रुधिर कोशिकाएं तेजी से नष्ट होने लगती हैं और संक्रमित व्यक्ति को ठंड लगती है, बुखार आता है, पसीना आना आदि इसके लक्षण हैं जो कि आमतौर पर काटे जाने के कुछ सप्ताह बाद प्रकट होते हैं। और उपचार की बात की जाए तो मच्छरों के काटने से बचना और हाइड्रोक्लोरोक्विन का सेवन करना। दोस्तों इसके बाद हम लोग एक और परजीवी से रिलेटिव डिसीज़ की बात करते हैं जिसका नाम है पेचिस, जिसे इंग्लिश में डायरिया बोला जाता है। तो इसके कारक की बात की जाए तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका परजीवी के कारण होता है। संक्रमण की बात की जाए तो ये अशुद्ध जल के कारण होता है। लक्षण की बात की जाए तो सिर दर्द होना, बुखार आना, पेट में मरोड़ उत्पन्न होती है। और जब आप पोटी करते हैं यानी जब आप मल त्यागते हैं तो रक्त के साथ साथ परजीवी की पुट्टियाँ भी आती हैं और कभी कभी परजीवी रक्त के साथ यकृत एवं फेफड़ों या मस्तिष्क में पहुंच जाता है और वहां घाव कर देता है। और इसके उपचार की बात की जाए यानी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की बात की जाए तो हरी सब्जियों को पोटेशियम परमैंगनेट में 1 घंटे तक भिगोकर उपयोग में लाना चाहिए एवं उबला हुआ पानी पीना चाहिए और पूरी सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हम लोग दोस्तों बात करते हैं कवक जनित रोग यानी फंगल डिसीज़ की। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एथलीट फूड। और दोस्तों जो एथलीट फूड होता है आप नाम से समझ गए होंगे कि जो लोग भागते हैं या फिर जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उनके पैरों में ये डिसीज़ हो जाती है। इसके कारण इसका नाम एथलीट फूड रखा गया है। और कारक की बात की जाए यानी कॉजेज़ की बात की जाए तो ट्राइकोफाइटोन कवक के कारण होता है। संक्रमण की बात की जाए यानी इन्फेक्शन और कैरियर की बात की जाए तो ये किसी भी प्रकार के कवकों के संपर्क में आने पर होता है। और लक्षण की बात की जाए तो त्वचा में जलन होने लगेगी। उपचार की बात की जाए तो इसका एकमात्र उपचार स्वच्छता से रहना है। और इसके बाद हम लोग फंगल डिसीज़ के लिए एंटी फंगल ड्रग का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं खाज यानी ईचिंग की। तो आपने सुना होगा जो खाज खुजली का नाम, तो ये ईचिंग होती है, ये भी एक कवक के द्वारा होने वाली डिसीज़ यानी फंगल डिसीज़ है। और जो ये डिसीज़ होती है वो सरकोप्टस स्कैबिज नामक कवक के कारण होती है। और संक्रमण यानी इन्फेक्शन और कैरियर की बात की जाए तो किसी भी प्रकार के कवकों के संपर्क में आने से ये डिसीज़ हो सकती है। लक्षण की बात की जाए तो जो त्वचा होती है वो उसमें खुजली होने लगती है और सफ़ेद दाग पड़ जाता है। और उपचार और बचाव की बात वही मैंने जैसे कि आपको बताया, स्वच्छता और एंटी फंगल ड्रग। और दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं दाद यानी रिंग वॉर्म। ये ट्राइकोफाइटोन नामक कवक के कारण होता है। संक्रमण की बात की जाए यानी जो इन्फेक्शन और कैरियर की बात की जाए तो किसी भी प्रकार के कवकों के
संपर्क में आने से होता है। और लक्षण यानी सिम्टम्स की बात की जाए तो त्वचा पर लाल रंग के गोले जम जाते हैं या फिर पड़ जाते हैं। ये इन्फेक्शन दूसरों को भी फैल सकता है। और उपचार और बचाव की बात की जाए यानी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की बात की जाए तो स्वच्छता इसका है और एंटी फंगल डिसीज़। आपने इच गार्ड का नाम सुना होगा जो मेनली रिंगवॉर्म के लिए यूज़ की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके जितने भी डिसीज़ से रिलेटिव क्वेश्चन थे हमने सारे कवर किए हैं। हमने फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में सारी डिसीज़ किए हैं और सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने जितने भी संक्रामित रोग होते हैं यानी जितने भी कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं उन सबको कवर किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और जितना जितना शेयर हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।